नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जवाब तो देना होगा मैं आज बात दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के नतीजों की, और सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल कहां गायब हो गए, अरविंद केजरीवाल कहां मिसिंग है। ये सवाल उन्हें करीब से जानने वाले लोग ही उठा रहे हैं। लेकिन इस सवाल पर आए उससे पहले आपको जनता का वो जवाब दिखाते हैं जो उसने चुनावी नतीजे के तौर पर एमसीडी के लिए सुना है। बीजेपी की प्रचंड जीत का सिलसिला विधानसभा चुनावों के बाद अब निकाय चुनावों में भी जारी है, और आप आंकड़े देखिए जो बताएंगे कि एमसीडी में क्या स्थिति रही है जब नतीजे आए हैं। इन एमसीडी चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो कुल 270 सीटें एमसीडी में, बीजेपी को 182 सीटें इन 270 सीटों में से मिली है। कांग्रेस 32, आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी एमसीडी का, वो 45 सीट जीतने में कामयाब रही, और अन्य के खाते में 11 है, जिसमें कि योगेंद्र यादव की पार्टी को कोई सीट नहीं मिल पाई और उन्होंने अपनी हार स्वीकार भी की। अब इसको अगर हम तोड़कर आपको बताएं कि नतीजे कहां क्या रहे। दक्षिणी दिल्ली की बात करते हैं। कुल 104 सीटें दक्षिणी दिल्ली में है, बीजेपी को 69, कांग्रेस को 13, आम आदमी पार्टी को 16 और अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं दक्षिणी दिल्ली की अगर बात करें। इसके बाद अगर हम आपको उत्तरी दिल्ली का हाल दिखाएं, बीजेपी को यहां 64 सीटें मिली हैं 103 में से, कांग्रेस को 16, आम आदमी पार्टी को 20 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। उत्तरी दिल्ली की बात कर रहे थे। और पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 63 में से 49 सीटें मिली हैं, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 9 और अन्य 2 पर यहां पर सिमट गई। यानी आप समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर इन तीनों इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व रहा है, जबकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी एमसीडी में और एंटी इनकम्बेंसी हावी होनी चाहिए थी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा था जो उनके 2-2.5 साल का कार्यकाल रहा है, जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचाता नजर आया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो रिएक्शंस आए हैं इन नतीजों के बाद वो देखिए। हम सभी स्वीकार करते हुए इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी लीडरशिप ने पिछले 2 वर्ष में मुझे पूर्णतः स्वतंत्रता दी और पूरी तरीके से स्वतंत्रता मुझे मिली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी। जैसे मैंने कहा कि रीजनेबल वापसी है, हमारी रीजनेबल कांग्रेस के वोट्स वापस आ रहे हैं, लेकिन मेरी आशा इससे थोड़ी और ज्यादा थी। मेरी आशा थी कि हम लोग थोड़ा सा और इससे अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। तो अजय माकन ने इस्तीफा भी दे दिया, ईवीएम पर ठीकरा भी नहीं फोड़ा, लेकिन मनीष सिसोदिया जो हैं वो ईवीएम पर एक बार फिर से सारा आरोप लगा रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बीजेपी को बधाई दी और कहा है कि एमसीडी के साथ उनकी सरकार मिलकर काम करेगी। ईवीएम का जिक्र उस ट्वीट में नहीं है। हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने हार के बाद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर वहां का जायजा लिया। घर के बाहर हार का सन्नाटा साफ दिख रहा है। मैं तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की दिखा रहा हूं। नजारा बिल्कुल सामान्य है, और मैं अगर आपको बताऊं पंजाब विधानसभा चुनावों के वक्त इसी घर को गुब्बारों से सजाया गया था और इस पूरी की पूरी रोड पे बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि नतीजे आसानी से देख सकें उनके कार्यकर्ता। एक पंडाल लगाया गया था, स्टेज लगाया गया था और पूरे के पूरे इस इलाके को गुब्बारों से सजा दिया गया था। लेकिन आज तस्वीर ऐसी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सूनी पड़ी हुई तस्वीर है। यहां कोई कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आएगा, कोई गुब्बारे नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर देखेंगे तो ये समझ पाना मुश्किल नहीं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ये मानकर बैठी है कि जो जीत का दावा वो कर रही थी ऐसी तस्वीर होने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन शिबली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो
केजरीवाल के घर के बाहर तो सन्नाटा है, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध का शोर सुनाई देने लगा। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि आपको बताएंगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल का जो व्यक्तित्व रहा है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, और जो पार्टी ईवीएम की बात करती है कि ईवीएम की वजह से हारे, उस पर सवाल उठने लगे। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, और वो 3 तस्वीरें जो हैं स्क्रीन पर हैं। एक तो आप मयंक गांधी को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी। उन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कई अहम सवाल उठाए हैं। भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी में जो विरोध के सुर है उनको प्रबल किया। उन्होंने कहा ईवीएम पर हार का ठीकरा जो है वो फोड़ना छोड़िए और जो स्थिति है उसको समझिए और मंथन कीजिए। और इस्तीफे की पेशकश अलका लांबा ने कर दी है, क्योंकि उनके इलाके में पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपिन परमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़ में, उन्होंने भगवंत मान के घर पहुंचकर जो भगवंत मान का गुस्सा था उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, और वो गुस्सा पोस्टर्स पर निकला है, वो देखिए। पहले पंजाब और अब दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी के आला नेताओं का गुबार अब सामने आने लगा है। पंजाब से सांसद और विधानसभा चुनावों में भी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले भगवंत मान के द्वारा सीधे तौर पर प्रहार करते हुए पार्टी आला कमान पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि कहीं न कहीं पार्टी की आला कमान असमर्थ सिद्ध रही, यही कारण है कि पंजाब और दिल्ली एमसीडी चुनावों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि भगवंत मान का ये मोहाली स्थित निवास है। इसके बाहर जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के स्टिकर्स यहां पर लगे हुए थे वो जो है उन्हें उखाड़ दिया गया है। इसी के साथ साथ आप घर के अंदर अगर आप देखें तो ये 2 अन्य और स्टिकर्स थे जो कि उस समय प्रमुख जो है लगाए गए थे। यहां पर जो लोग आते थे, कार्यकर्ता आते थे, उनको देखते हुए इन्हें भी स्क्रैच कर कर हटाया गया है। तो गुस्सा गुबार इन स्टिकर्स पर भी उतरा है। भगवंत मान का सीधे तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा ना होना और साथ ही साथ दिल्ली एमसीडी चुनावों में जो शिकस्त मिली है उसमें सीधे तौर पर पार्टी आला कमान जिम्मेवार है। अब देखना यह होगा कि पार्टी में जिस तरह की उतल पुतल और जिस तरह से आला नेता अब पार्टी की खिलाफत करने लगे हैं, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहता है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली। तो केजरीवाल से सवाल सिर्फ अपने नहीं पूछ रहे, वो अपने भी पूछ रहे हैं जो अब शायद पराये हो गए हैं। हम आपको मयंक गांधी की वो चिट्ठी दिखाते हैं जो उन्होंने बाकायदा केजरीवाल के लिए एक वीडियो मैसेज के जरिए भेजी है, और उस चिट्ठी में क्या है वो देखिए। उन्होंने लिखा कि अन्ना की तरह आप भी एक जागरूक मुल्क की पहचान थे। 2014 में इस्तीफा देने के बाद जब फौरन चुनाव नहीं हुए तो आपने कांग्रेस से समझौता करने को लेकर मुझ पर और पार्टी के सारे सीनियर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आप तब भी मेरे हीरो थे, लेकिन मुझे चिंता होने लगी थी आपके काम के तरीके से। 2015 में जब पार्टी को 67 सीटें मिली तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपने सारा श्रेय खुद ले लिया और समझ लिया कि केजरीवाल वो बांसुरी वाला है जिसके पीछे देश चल रहा है। निस्वार्थ भाव से काम करने वाला और समझौते न करने वाला अरविंद मर चुका था। बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं इस चिट्ठी में। सामने वो नेता अरविंद था जो 2019 में पीएम बनने के लिए हर जोड़ तोड़ करने के लिए तैयार था। मैंने तुम्हें करीब से एक हीरो से सत्ता की भूख में बदसूरत शक्ल बनते देखा है। वो पुराना अरविंद केजरीवाल कहां है? आज लड़ाई तुम्हारे घमंड और देश के बीच में से किसी एक को चुनने की है। तुम किसे चुनोगे? मयंक गांधी। और ये चिट्ठी जो है काफी लंबी, हमने उसका जो अहम हिस्सा है वो आपको दिखाया। मयंक गांधी ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा जो हम शुरू में आपसे कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मिसिंग है। वो अरविंद केजरीवाल मिसिंग है जिन्होंने राजनीति को बदलने का वादा किया। हम आपको अरविंद केजरीवाल के 2 बयान सुनाते हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल बीते कुछ वक्त में बदलते चले गए हैं, जिसकी बात मयंक गांधी भी कर रहे थे। 2011 अन्ना आंदोलन के वक्त की बात और फिर 2016 का। ये 2 बयान आप सुनिए। कहना है कि अगर सरकार में आपको चपरासी की नौकरी लेनी हो और अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। तो जो लोग चपरासी बनने के काबिल नहीं है, क्या उन लोगों को इस देश का मंत्री बनाना चाहिए? सरकारी अफसर है वो तो हमारे नौकर है, क्योंकि उस टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। इतने सारे लोगों में बस 8 लोग टैक्स देते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। सरकारी लोकपाल बिल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए, भ्रष्टाचार को और बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को
ठिकाने के लगाने के लिए बनाया गया। शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब है, तुम्हारे तो कर्म खराब है। बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई टुटपंजियों से और इन गीदड़ भटकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। ये दो बयान बहुत कुछ कहते हैं। 2012 में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की बात करते थे सर। 2016-17 आते आते वो सिर्फ मोदी जी से लड़ने की बात करते हैं, और वो नरेंद्र मोदी जिनकी छवि भ्रष्टाचार को लेकर तो कतई भी खराब नहीं है। ऐसे में उनसे यानी आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से लोगों का मोह इसलिए भी भंग हो रहा है कि हर रोज वो सिर्फ उस आदमी को घेरते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, यानी नरेंद्र मोदी की हम बात करें। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देखिए कैसे आम आदमी पार्टी की तस्वीर बदलती चली गई है बीते कुछ सालों में। 2015 में जीत का जश्न देखिए, गैलरी में खड़े होकर कुमार विश्वास, दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल गुब्बारों के बीच से हाथ लहरा रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और आज की आप तस्वीर देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। गेट के बाहर एक कुत्ता बैठा है, कोई समर्थक नहीं, कोई और नहीं। ये सन्नाटा और ये जश्न, दोनों तस्वीरें अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ कहानी पता चल जाएगी कि हम क्यों पूछ रहे हैं और क्यों मयंक गांधी पूछ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल भारद्वाज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे सहयोगी पुलकित नागर विजय चौक से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पूरा एमसीडी इलेक्शन कवर किया। विपिन परमार हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं, जो बताएंगे कि वहां पर भगवंत मान का ये विरोध जो है क्या वो पार्टी के अंदर और ज्यादा उथल पुथल पैदा करेगा। हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। यूसुफ अंसारी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राणा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अरविंद केजरीवाल कहां गए? ये बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कहां गए। दिल्ली की जनता या देश का जो आम आदमी है वह अरविंद केजरीवाल को तीन तरीके से ढूंढ रहा है। पहला ये कि हार के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के गरिमामय तरीके से लोकतंत्र का हिस्सा बनने के बजाय अरविंद केजरीवाल कहां है, हालांकि उन्होंने भी ट्वीट किया है। दूसरा ये है कि इतनी भारी जीत के साथ जो एक बड़ी उम्मीद लेकर के आप दिल्ली में आए और दिल्ली के लोगों ने अपने आप को छला हुआ महसूस किया, इसीलिए उन्होंने इस तरह का जनादेश दिया है। तो इस जिम्मेदारी के साथ आप कहां हैं, इस हार को कबूलते हुए आप कहां हैं। तीसरा कि इस देश में जो विकल्प की राजनीति थी, उस विकल्प की राजनीति ने बहुत सारी संभावनाएं इस देश में पैदा की थी। उन संभावनाओं के साथ ही आपकी सरकार आई थी। उस राजनीति, उन संभावनाओं का क्या हुआ, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल कहां है। तो अरविंद केजरीवाल को ढूंढने के लिए आपको 3-4 मोर्चों पर ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए सिवाय उनके एक ट्वीट। ठीक है, अक्कू श्रीवास्तव ये बताइए कि क्या इन नतीजों को अरविंद केजरीवाल की हार की तौर पर देखना सबसे उचित है, या फिर इसे कहीं ना कहीं बीजेपी के श्रेय के तौर या बीजेपी को भी श्रेय देना होगा कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, सारे पार्षद बदले, या जिस तरीके से प्रचार हुआ, केंद्रीय नेता खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उन्होंने प्रचार किया, उसकी वजह से जीत मिली है? आपका पूरा सवाल सही दिशा में है। ये पूरा चुनाव जो है एक तरीके से जो डिस्कोर्स जिस तरीके से बदला, उसमें अरविंद केजरीवाल की कारगुजारियों पर हो गया, और तो और जो बीजेपी के 10 साल का शासन था उसका नाकारापन था, निकम्मापन था, वो तक उसने ढक लिया। और इस तरीके से ये युद्ध जो है एक तरीके से मैं तो मानूंगा, क्योंकि वो इनका निकम्मापन था, वो उनका निकम्मापन था, और उसमें आदमी को, जो आम आदमी है उसको लेसर इवल, जो कमजोर गलती वाला आदमी हो, उसको चुनना होता है। तो क्या ये वोट सीधे सीधे केजरीवाल के खिलाफ पड़ा है? बिल्कुल यही हुआ है। ये पूरा चुनाव न कि बीजेपी की कारगुजारियों पर हुआ है, न कि बीजेपी के भ्रष्ट शासन पर हुआ नगर निगम में। ये सिर्फ वोट जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनकी कार्यशैली पर हुआ। यूसुफ अंसारी साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया इन नतीजों पर क्या है, और क्या ये केजरीवाल की सरकार पर एक जनता का फैसला है, या फिर उनको बीजेपी जो है वो बेहतर लग रही थी, मोदी शासन या मोदी लहर जिसे कहा जा रहा है, उस पर भरोसा जताते हुए ये फैसला है? देखिए, आज सुबह सुबह चुनावी नतीजे आने से पहले कुछ लोगों की मैंने राय सुनी
जिन्होंने ये बताया कि भाई एमसीडी ने पिछले 10 साल में कोई खास काम नहीं किए, ना जो बेसिक काम एमसीडी का होता है, सड़क खड़ंजा और नाली और सफाई ये सब करना, वो नहीं किए। उसके बावजूद अगर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है जो या तो मतदाता ने बीजेपी को पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, और जिस विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड नहीं बल्कि महाप्रचंड बहुमत के साथ, उन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। इस वजह से जनता ने एमसीडी में उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी जगह बीजेपी को पसंद किया। क्योंकि बीजेपी इस वक्त केंद्र में है और लगातार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जीते और मणिपुर और गोवा में जीत न होने के बावजूद उन्होंने सरकार बनाई। तो एक परसेप्शन ये बना कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एमसीडी में भी बीजेपी अगर आ जाएगी तो दोनों के बीच एक सीधा तालमेल होगा। पैसा सीधा मतलब ये है ना कि केजरीवाल जो दावे कर रहे थे काम करने के, वो काम लोगों को नहीं दिखा, वो काम नहीं दिखा, केजरीवाल दिखा नहीं पाए, लोगों को दिखा नहीं, और उसको वो वोट में तब्दील नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें एक सवाल और है राणा जी कि क्या इसमें मोदी विरोध जो वो करते हैं, इस सवाल को मैं थोड़ा जोड़ लेना चाहता हूँ। जवाब था नहीं यूसुफ का, उसको आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ। बीजेपी ने अपने इंसेंटिव या बोनस का फायदा उठाया है। दरअसल हुआ ये कि 10 साल तक एमसीडी में बीजेपी रही और बीजेपी ने वाकई कोई काम नहीं किया है, और इसको बीजेपी ने ही अपने पार्षदों की उम्मीदवारी नए सिरे से तय करके उसको खारिज करने की कोशिश की। तो निकम्मापन बीजेपी का जो वहां रहा एमसीडी में, वही दूसरी तरफ सरकार जो अरविंद केजरीवाल की थी, इसने भी उम्मीदों को तोड़ा। भारी जीत के साथ आने वाली सरकार अगर इस तरह से हारती, इसका मतलब कि उम्मीद लोगों की बहुत सारी धराशायी हो गई थी। तो एक निगेटिविटी को एक निगेटिविटी ने बराबर कर दिया। तो मतलब इसके बाद एमसीडी सरकार और निकम्मी क्या केजरीवाल सरकार के मोदी फैक्टर जो था वो बीजेपी के पास एक बड़ा फैक्टर था। लोगों को लगा कि मोदी अभी भी उम्मीद है, मोदी भरोसा है, और मोदी अगर हैं तो वो काम करवा लेंगे, और यह जो भरोसा था मोदी फैक्टर जो बीजेपी के साथ था, उसका फायदा। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर 2014 में बीजेपी केंद्र में आ चुकी थी और मोदी लहर उस वक्त थी, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल उस लहर को पछाड़ते हुए 2015 में 67 सीट जीत पाए थे, तो आज वो मोदी लहर को क्यों नहीं पछाड़ पाए, इस पर हम लौटेंगे। साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ नुपुर शर्मा भी जुड़ जाएंगी, बीजेपी की नेता हैं, और हम आपको यह भी बताएंगे कि इन एमसीडी चुनाव के नतीजों को अगर आप दिल्ली विधानसभा के नतीजों में अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या तस्वीर बनती है, जो कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखेगी। एक छोटे से ब्रेक में एमसीडी चुनाव के नतीजे और जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में बीजेपी का परचम था, यहां भी निगम चुनावों में बीजेपी को 182 सीटें आई हैं 270 में से, और हम बात कर रहे हैं कि नतीजों का मतलब क्या है। लेकिन पहले आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, क्योंकि राजनीति में आजकल पोस्टर वॉर बहुत चलता है। ये पोस्टर अब दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं, जिसमें कि लिखा है तो केजरीवाल जी एमसीडी की बागडोर किसको मिली, भाजपा को, दिल्ली वासियों बधाई, केजरीवाल की हैसियत बताई। इसमें विजेंद्र गुप्ता दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता। और ऐसे ही एक पोस्टर जो है वो चुनावों के पहले केजरीवाल और विजेंद्र गुप्ता के फोटो के साथ आम आदमी पार्टी ने लगाया था। पुलकित ऐसे पोस्टर दिल्ली में कहां कहां दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी नतीजे आने के पहले ही छपवा लिए गए थे। बिल्कुल ठीक, ये पहले से छपवा लिए गए थे, और काफी जगह आईटीओ और मयूर विहार की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे लगाने का काम चल रहा है, लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर आने लगे हैं, और बड़ी मजेदार है। अगर आप दोनों की तस्वीरें देखें होंगे, और सुशांत आपको याद भी होगा कि जो पहले पोस्टर लगाए गए थे जो आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, तो उसमें अरविंद केजरीवाल बड़े स्मार्ट दिख रहे थे और विजेंद्र गुप्ता बड़े मुरझाए हुए से दिख रहे थे, लग रहा था आधार कार्ड का फोटो लगा दिया है। और वहीं पे अब जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर बड़ी स्मार्ट है, और अरविंद केजरीवाल बड़ा सोच में है, माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए। तो ये पहला जवाब है, मुझे लगता है विधायक दल की तरफ से लगाए जा रहे पोस्टर, यानी कि बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। और इसी के साथ ये भी साफ हो जाता है सुशांत कि आने वाले दिनों में बीजेपी की बड़ी लीडरशिप के लिए आसान नहीं होगा कि वो दोनों सरकारों के बीच तालमेल बैठाकर एमसीडी चलाए और दिल्ली सरकार चले। ठीक है, पुलकित एक बात और जल्दी से बताइए, आम आदमी पार्टी में कोई फूट के आसार हैं? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो नाराज है, जो दिखना शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो लोग खुलकर सामने विरोध करते हुए नजर नहीं आते थे। भगवंत मान की जो बात आज सुबह से उठ रही है, वो चाहते थे कि जब पंजाब चुनाव हो रहा था तो एक चेहरा, सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, और वो चाहते भी थे कि उनका नाम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे अब वो खामियाजे के तौर पर देख रहे हैं। विपिन भी हमारे साथ है, जो विरोध का जो एक सुर सुनाई दिया वो भगवंत मान से सुनाई दिया। क्या भगवंत मान
सिर्फ अपने घर के बाहर से पोस्टर और तस्वीरें ही हटा रहे हैं, या वो खुद भी पार्टी के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लेने की बात कर सकते हैं, केजरीवाल के लिए इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, या खुद पार्टी छोड़ सकते हैं? देखिए सुशांत, एक बात समझने वाली बात है, दिल्ली एमसीडी से नहीं बल्कि ये गुबार जो है वो पंजाब चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही भगवंत मान के अंदर था। भगवंत मान उसके बाद भी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन एक साक्षात्कार जो उनके द्वारा दिया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान पूरी तरह से जिम्मेवार थी पंजाब के जो नतीजे आए उसको लेकर, और दिल्ली में जो एमसीडी में देखने को मिला है उसको लेकर। पंजाब में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। ईवीएम को दोष देना छोड़कर जो है हमें अंदरूनी यानी कि पार्टी आला कमान को यह समझना होगा कि हार के कारण क्या थे। तो खुलकर भगवंत मान ये बात कर रहे हैं। आप सुबह से ही उन्हें ट्राई किया जा रहा है कि वो आकर मीडिया के सामने कुछ बोले, पर वो सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही आगे आएंगे और भी विकल्प जो है वो उनके लिए खुले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ संदेश दिया गया है। पार्टी के अन्य नेताओं से भी हमने बात करने की कोशिश की, एचएस फुल्का है उनसे बात करने की कोशिश करी, वो भी इस बात को दरकिनार करते नजर आए कि भगवंत मान जो है वो विरोधी स्वरूप पर है। इसी के साथ साथ भगवंत मान का ये निवास है, आप देख सकते हैं 11 मार्च को पंजाब के चुनाव के नतीजे आए थे। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यहां पर एक दो स्टिकर यहां पर लगे हुए थे। इसी के साथ साथ जो 159 नंबर मोहाली का ये उनका घर है, वहां पर आप शीशों पर देख सकते हैं अभी भी अरविंद केजरीवाल का फटा हुआ चेहरा वहां पर आपको दिखाई देगा उन स्टिकर्स में। तो ये वो गुबार है जो कि पंजाब चुनावों के बाद कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था जो यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि उस समय भी ये मानकर चला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान जो है जो कि सुखबीर बादल के खिलाफ लड़े थे, लीड पर चल रहे थे, लेकिन जिस तरह की शिकस्त हुई उसके बाद से ये गुस्सा जो है वो पार्टी बिल्कुल। और कई बार हमने देखा है कि एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, लेकिन भगवंत मान की हालत ऐसी हो गई कि वो खुद अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे और वो चेहरे वाले सारे स्टिकर हटा दिए हैं। नुपुर जी, पहले तो आपको जीत की बधाई, लेकिन सवाल ये कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत कम, केजरीवाल की हार ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा जितने भी आपके दर्शक हैं उनका आभार प्रकट करूंगी, जिन लोगों ने हमारे को समर्थन दिया, मतदान किया और हमारे पे ऐसा विश्वास जताया कि हम फिर से तीसरी बार हैट्रिक लेके आए हैं। और साथ ही मैं हार्टफुल कंडोलेंसेस दूंगी जो सुकमा में मार्टर्स हैं उनकी पूरी फैमिलीज को, जो जिनके लिए आज हमने अपनी जीत समर्पित की है। लेकिन अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की हार है तो सही मायने में फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीती? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बंटवारा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही चल रहा था। कभी कोई किसी के साथ समर्थन लेके सरकार बना रहा था, किसी के वोट किसी की तरफ रुझान में जा रहे थे, कभी वापस आ रहे थे, कभी उनके बीच में बंटवारा हो रहा था। ये कहना बहुत आसान है कि ये अरविंद केजरीवाल की हार है, मैं नहीं मानती। जनता जनार्दन समझदार है। चाहे अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर आशुतोष को मैंने आज सुबह सुना कहते हुए कि दिल्ली की जनता समझती नहीं है। कल तक तो और सुबह तक तो ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद इतनी डेस्परेशन हुई कि उन्होंने जनता के ऊपर ही फोड़ दिया। आप जनता की समझदारी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो ये जनता है, इसीलिए आपको इस मुकाम पे लाकर। अनिल भारद्वाज हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल जी, सवाल यही है कि अगर लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल में टूट रहा था तो वो विश्वास कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? वो भी उस बीजेपी के पास क्यों गया जिसे आप कह रहे थे कि वो 10 साल से नाकाम रही है एमसीडी में काम करने को लेकर? देखिए सुशांत, ये सफलता हमेशा अच्छी होती है, मैं बीजेपी को इसके लिए बधाई दे रहा हूं, लेकिन सच ये है कि वो सफल रहे स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जवाबदेही थी 10 साल की, जो नकारापन था, उसको बहुत तरीके से वो मुद्दा ही शिफ्ट कर दिया लोगों में। वो चर्चा तो स्ट्रैटेजी आप लोग क्यों नहीं बना पाते सर? हर चुनाव के बाद आप लोग बीजेपी को सिर्फ बधाई देते हैं, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा से निगम चुनाव तक आप लोग की स्ट्रैटेजी कहां है? नहीं, सुनिए आप सुशांत जी, सुनिए। उस स्ट्रैटेजी में अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हो गए, क्योंकि दिल्ली में जो शासकीय व्यवस्था है, जो मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश की कि मैं काम करना चाहता हूं पर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। अब वो लोगों को लगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही काम करने के लिए जाना है
तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो सवाल थे वो पीछे छूट गए 10 साल के। और अरविंद केजरीवाल सर, अगर लोग यही सोचते हैं कि सेंटर में जिसकी सरकार हो उसको एमसीडी की चाबी दे दो, तो 2004 से 2014 तक आपकी सेंटर में सरकार थी, तब भी तो आप एमसीडी नहीं जीते थे। तब लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि बड़ी सफाई से स्ट्रेटेजिकली बीजेपी जीती है, निश्चित जीती है। उन्होंने वो मुद्दे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे, जो लोकल बॉडी का चुनाव था, उस पर चर्चा ही नहीं बनने दी। चर्चा ये रही कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना इस तरह की बात कर रहे हैं और चुनाव जो है मोदी जी के नाम पे चला गया। जो कांग्रेस पार्टी का मोड और डिनायल है, इससे ये कब बाहर निकलेंगे? और बार बार सिर्फ बीजेपी को बधाई और उनकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी पर काम क्यों नहीं करते? जहां अजय माकन को लेकर पूरे चुनाव में सवाल उठते रहे, सारे सीनियर्स नाराज रहे और उसके बावजूद जो है किसी को सुना नहीं गया। इसको पॉलिटिकल कंफ्यूजन कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में हारने के बाद बधाई देना ठीक है, लेकिन अपनी हार को समझ ना पाना ये ज्यादा खतरनाक है। आप अपनी हार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अजय माकन और कांग्रेस के बाकी नेता इस चुनाव से पहले कहते थे क्योंकि बीजेपी ने 10 साल एमसीडी में कुछ नहीं किया है और 2 साल में केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो दोनों के कुछ ना करने का फायदा हमें मिलेगा, इसलिए हम पूरी ताकत के साथ इस बार एमसीडी में आएंगे। एमसीडी पर कब्जा करने की पूरी तैयारी हमारी है, कब्जा तो जीत के जरिए, और यह एमसीडी जो है वो हमारे हक में आएगा और दिल्ली से एमसीडी के जरिए हम साख की वापसी करेंगे और हमारे लिए फिर एक बार पॉलिटिकल रिवाइवल हमारा होगा। अब आप उसको दूसरे तरीके से देखने लगे हैं कि जो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुद्दा ही नहीं बनने दिया। अरे भाई, मुद्दा तो आपने भी नहीं बनने देने की कोशिश की थी। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन का शिकार हैं। पूरे देश में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के, अपनी पॉलिसी को लेकर के, अपनी लीडरशिप को लेकर के एक बड़े कंफ्यूजन का शिकार है और वो कांग्रेस को ले डूबी। अनिल जी, लेकिन एक बात देखिए, एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं कि निगम चुनाव थे और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अगर उनके नेतृत्व में पार्टी हारी तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। आप लोग देश भर में हारते हैं लेकिन आपकी पार्टी की अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देती, उपाध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते। नहीं, जो नेतृत्व का सवाल है ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वो नैतिकता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों नहीं और मुझे लगता है कि जहां तक सवाल चुनाव जीतने, नहीं, आप हर चीज को जोड़ नहीं सकते। दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को आप राष्ट्रीय मुद्दे या राष्ट्रीय, बिल्कुल सर, ये तो निगम चुनाव के छोटे हैं। 2014 के नतीजे आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के नतीजे आपके सामने हैं, उत्तराखंड के नतीजे आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के नतीजे आपके सामने हैं। अजय माकन जी ने अजय माकन जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मुझे पूरी स्वतंत्रता थी, मुझे कहा गया था और टिकट बंटवारे तक मेरी सारी स्वतंत्रता जारी है, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने ये नहीं कहा कि हार या जीत के लिए किसको जिम्मेदार। राहुल गांधी से स्वतंत्र इस वक्त कांग्रेस पार्टी में कौन होगा? अच्छी बात, जो सब कुछ खुद तय करते हैं और उनको अगर स्वतंत्रता नहीं है तो शायद किसी को नहीं होगी। नुपुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, यूसुफ भाई और अक्कू जी, लेकिन नुपुर जी, एक आप तो जो जोड़ना चाह रही हैं वो जोड़ें, लेकिन चूंकि इस्तीफों की बात हो रही है, आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राइट टू रिकॉल याद दिला रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपकी पार्टी बिहार या जो दूसरे चुनाव हारी उसके बाद तो कभी इस्तीफे की, प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की भी बात नहीं हुई। देखिए, बिहार में आप गलत मत समझिए, मैं इतना समझा दूं कि दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है ना। हाँ। और दिल्ली के अंदर ही तो उन्होंने बड़े बड़े वायदे और छलावा किया था। हम तो देश में सरकार चला रहे हैं, हम तो पूरी एमसीडी में तो केजरीवाल की सरकार नहीं थी ना। बिहार और दिल्ली का चुनाव तो केजरीवाल जी की सरकार है था ना। नहीं, बिहार का चुनाव तो आप मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे थे, मोदी जी के काम पे हर चुनाव आप लड़ते हैं, लेकिन वहां हार के बाद मोदी जी के लिए राइट टू रिकॉल तो नहीं होता। नहीं, क्यों होगा भाई? वो तो वहां नहीं, क्यों मोदी जी थोड़ी ना बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़े थे, लेकिन कैसी बात कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब भी मेयर बनने के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। तो एक सेकेंड, नहीं, बट केजरीवाल जी ने फिर कोई नाम भी फ्लोट नहीं कर रखे थे, क्योंकि पूरी आप सुनिए मेरी बात, पूरी बीजेपी में भी नाम फ्लोट नहीं किए थे। हर चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ती हैं। एक सेकेंड, आम आदमी पार्टी वन मैन पार्टी है और बीजेपी टू मैन पार्टी। बीजेपी भी मोदी लहर की बात करती है, ना अमित शाह की लहर, ना किसी दूसरे नेता की लहर। अमित शाह को अमित शाह को चलिए,
ये तो मैं अपनी पार्टी बात है, कंप्लीट दूसरी करूं, आप पार्टी लोग में मेरे को क्या दिक्कत है? बिल्कुल टोकने के लिए बैठे हैं कि गलती हो गई, हमने जीत लिया। बोल लूं मैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में हमारी सरकार थी नहीं, बिहार को लेके हमने वहां पे लोगों के साथ छलावा किया नहीं, और उस छलावे के चलते हम दावे के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे और बच्चों को धमकी, बच्चों और बड़ों को डेंगू चिकनगुनिया से मरने की धमकी, ये सब काम हमने नहीं किए सर। और ना हमने बिहार को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया कि बिहार का पैसा इस्तेमाल करके पूरे देश में प्रचार चल रहा है, विदेश के अंदर प्रवास चल रहा है। देखिए, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। सत्ता, आप जब पावर में आते हैं तो मजाक के लिए नहीं आते हैं कि दिल्ली के साथ तो आपने छल कपट कर लिया, दिल्ली को तो आपने बेवकूफ बना दिया, और दिल्ली की जनता का पैसा इस्तेमाल करके आप देश विदेश। अच्छा नुपुर जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त कम बचा है, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड और दे पाऊंगा। और एक सवाल ये कि पहले जो एमसीडी और दिल्ली सरकार की लड़ाई चलती थी वो तो अभी भी रह जाएगी, तो ऐसे दिल्ली में क्या फिर वही सब कुछ होगा जो पहले इन नतीजों के पहले भी हुआ था? नहीं, ये इसीलिए थोड़ा फर्क है क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने पहले ही जिस दिन हमारा संकल्प पत्र निकला था उसी दिन कहा था कि हम केंद्र सरकार से सीधी ये दरखास्त करेंगे कि कम से कम जो कर्मचारियों का जो वेतन है, क्योंकि वेतन रोक पे ही सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ, क्योंकि केजरीवाल जी को लगा कि जो गरीब कर्मचारी है उसको मोहरा बना के वो गंदी नीच राजनीति कर लेंगे और ये दिखा देंगे कि एमसीडी इसलिए बुरी क्योंकि बीजेपी है उसके अंदर। लेकिन नुपुर जी, एक राहत की बात आपके लिए ये है हमारा नहीं कि अभी केजरीवाल जी जो ट्वीट किया है, करने दीजिए। हाँ, मैं आपकी बात कंप्लीट करने दीजिए सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आप इतनी तो डिसेंसी होनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देश के अंदर मोदी जी के अंदर जो भरोसा और विश्वास जताया है लोगों ने और जताते ही आ रहे हैं। आज आप जरा स्टॉक मार्केट्स को भी देख लीजिए, सब जानते हैं कि यहाँ पे काम करने वाली, विकास का काम करने वाली। जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं बचा। मैं दर्शकों के लिए ग्राफिक्स भी दिखा दूं कि अगर यही नतीजे, एमसीडी के नतीजे अगर दिल्ली विधानसभा के नतीजों में बदलेंगे तो इस वक्त अगर चुनाव हुए तो बीजेपी को 43 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी 12-13 सीटें जीतेगी और कांग्रेस को 10 सीट मिलेगी। अक्कू श्रीवास्तव और यूसुफ भाई, आप दोनों से छोटा रिएक्शन कि अगर केजरीवाल अब भी नहीं बदले तो क्या ये अगले दिल्ली चुनाव के नतीजे हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, बल्कि इससे भी खराब हो सकते हैं अगर नहीं सुधरे, और सुधारने का लंबी प्रक्रिया होगी और ये केजरीवाल को तय करना होगा कि किस तरीके से वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार में सुधार करें और बाकी बजाएं। तो सुशांत, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, सुधरना आदमी तब चाहता है जब वो पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करे। तो पहले गलती स्वीकार करने के लिए दिल से महसूस करना जरूरी है कि उससे गलती हो रही है। अरविंद केजरीवाल के अंदर कम से कम अभी तक ये टेंडेंसी नहीं पाई गई है कि उन्होंने कहीं अपने आप को गलत रास्ते में चलता हुआ अपने अंदर से महसूस किया हो या दूसरों की बात सुनी हो। अगर वो टेंडेंसी लाते हैं, सुधार करते हैं, तो नतीजे इससे बेहतर हो सकते हैं, वरना इससे भी खराब हो सकते हैं। एक बात तो साफ है सर, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती हो या ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सोच 2011 थी उसमें गड़बड़ी हो गई है। मयंक गांधी भी यही कह रहे हैं, और अगर वो ईवीएम को ठीक करें ना करें ये तो बात की बात है कि वो ठीक हो सकती है, गड़बड़ है या नहीं, लेकिन अपनी जो विचारधारा वो लेके चले थे उसको पहले वाली बना सकें और ये मोदी विरोध की राजनीति छोड़ें तो शायद आम आदमी पार्टी के भविष्य में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल मिसिंग, एमसीडी चुनाव के नतीजों का सबसे बड़ा सवाल, कौन ढूंढ कर लाएगा केजरीवाल को? जवाब तो देना होगा।